मूवी की शुरुआत में हम रेत का एक विशाल तूफान देखते हैं जिसमें से फिंच नाम का एक आदमी निकलता है और उसने यूवी रेस से बचने के लिए एक सूट पहन रखा था। वो फिर अपने हाथ पर लगी मशीन से रेडिएशन का लेवल चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि इस जगह का रेडिएशन बहुत हाई है। साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। तभी फिर वो अपने सामने एक शॉप को देखता है जिसके अंदर फिंच चला जाता है और हम उसके साथ फिर एक रोबोट नेम डच को भी देखते हैं जिसे फिंच ने ही बनाया था। अब शॉप के अंदर जाने पर उसे काफी लोगों की लाशें दिखाई देती है। फिर वो दोनों उस शॉप से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं जिसमें डॉग फूड भी होता है। जिसके बाद फिंच उस शॉप को मार्क करके अपने ट्रक पर आ जाता है और मैप पर एक नई जगह देखकर वहां की ओर बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी पूरी बंजर पड़ चुकी है। बड़े बड़े शहर खाली हो चुके हैं और बहुत ही कम इंसान बचे हैं, जो देखकर हमें लगता है कि मानो कोई विश्व युद्ध हुआ हो। लेकिन ये सब किसी विश्व युद्ध की वजह से नहीं बल्कि सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ था जिसने पृथ्वी की ओजोन लेयर में काफी सारे छेद कर दिए हैं। और अब हम समझ पाते हैं कि आखिर यहाँ रेडिएशन इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि उन रेडिएशन को रोकने वाली ओजोन लेयर लगभग नष्ट हो चुकी है जिस वजह से टेम्परेचर भी बढ़ गया है। वहीं हम फिंच के सामने एक बड़े तूफान को देखते हैं जिससे बचकर वो फैक्ट्री में आता है जो अब उसकी रहने की जगह है। वहां आकर फिंच एक बात लेता है और हम उसकी आईडी कार्ड को देखकर ये समझ पाते हैं कि वो सोलर स्टॉर्म आने से पहले इसी फैक्ट्री में रोबोटिक इंजीनियर हुआ करता था, पर सब कुछ खत्म होने के बाद वो अब यहीं पर रहने लगा है। इसके बाद वो अपने डॉग गुडियर के पास जाता है जो इस तबाही के बाद से फिंच का साथी बन गया है। और ये डॉग फिंच के पास कैसे आया ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर गुडियर को खाना देकर फिंच लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ वो कुछ किताबों को निकालता है और एक दूसरे रोबोट से उन किताबों का स्कैन करवाता है। इन्हीं किताबों में से एक किताब में ये बताया गया था कि किसी डॉग को किस तरह से हैंडल करना है। साथ ही साथ बाकी किताबों में सर्वाइवल के तरीके और बाकी दुनियावी बातें लिखी हुई थी जिन्हें वो किसी रोबोट में अपलोड करता है। दरअसल फिंच एक नया रोबोट बना रहा था जिसमें वो ये सारी जानकारी डालकर उसे ह्यूमन जैसे फीलिंग देना चाहता था जिससे वो रोबोट फिंच के बाद उसके डॉग गुडियर का ख्याल रख सके, क्योंकि फिंच की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और उसे पता था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी वजह से वो गुडियर के लिए एक साथी बना रहा था जो उसका ख्याल रख सके। फिर उसी रात हम फिंच को फिर से नए रोबोट पर काम करते हुए देखते हैं जिसमें वो अपने पुराने रोबोट की आंखें निकालकर लगा देता है। ये आंखें दरअसल कैमरा ही होती है जो इस नए रोबोट को आसपास की चीजें देखने में मदद करेंगी। इसके बाद फिंच उस नए रोबोट्स में किताब की इंफॉर्मेशन अपलोड करने लगता है, लेकिन अपलोडिंग के समय कुछ एरर आ जाता है। पर थोड़ी ही देर में वो रोबोट फिंच से इशारे में बात करने लगता है और अपलोडिंग प्रोसेस सही हो जाती है। फिर फिंच उसके अंदर स्पीच सॉफ्टवेयर डालता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं जहां फिंच उसे कुछ नियम बताता है कि वो कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमेशा उनकी मदद करेगा। दूसरा नियम कि जब फिंच नहीं रहेगा तो उसे गुडियर का ख्याल रखना होगा। इसके बाद वो दोनों आपस में और बातें करने लगते हैं, पर तभी वहाँ की बिजली चली जाती है जिसको ठीक करने के लिए फिंच एक विंडमिल पर जाता है और इसी विंडमिल से उसे अपने घर के लिए बिजली मिलती है। इसके बाद वो किसी तरह बिजली के कनेक्शन को फिक्स करता है और फिर सामने देखने पर उसे एक बहुत विशाल रेत का तूफान नजर आता है जो यहाँ से काफी दूर था। तब फिंच तुरंत नीचे आकर अपने रोबोट को वेदर फोरकास्ट सिस्टम से कनेक्ट करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये तूफान अगले 24 घंटों में उनके पास पहुंच जाएगा। जो तूफान 40 दिन बाद ही इस जगह से आगे बढ़ेगा। जो सुनकर फिंच काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास 40 दिन का खाना नहीं बचा था और इतने भयानक तूफान में वो कहीं निकल भी नहीं पाएगा। इसलिए वो मैप पर एक सेफ लोकेशन ढूंढने लगता है और आखिर में सैन फ्रांसिस्को के पास जाने का फैसला करता है। पर तभी फिंच की तबीयत और खराब होने लगती है और फिर वो रोबोट के डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा देता है जिसके लिए वो रोबोट वार्निंग भी देता है कि इस तरह से डेटा ट्रांसफर करने की वजह से वो सिर्फ 72% इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर कर पाएगा। जिस पर फिंच कहता है कि अब हमारे पास समय बहुत कम है, जिसके बाद वो उस रोबोट को चलना और दौड़ना सिखाता है और अब हम उस रोबोट को भी ये सारी चीजें सीखते हुए देखते हैं।
आगे हम उन्हें उस जगह को छोड़कर जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं जहां बेचारा डच आंखें ना होने की वजह से बार बार आसपास रखी चीजों से टकरा रहा था। इस पर फिर फिंच उसकी आंखों की जगह सीसीटीवी कैमरा के कैमरेज लगा देता है, जिसके बाद फिंच, डच, गुडियर और नया रोबोट वहां से निकलते हैं। और अब हम देख पाते हैं कि वो नया रोबोट काफी क्यूरियस होता है, जो नई नई चीजें सीख रहा था। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि फिंच की ट्रक रेडिएशन प्रूफ है। अब आगे एक सुनसान जगह पर पहुंचकर फिंच बताता है कि पहले यहाँ बहुत हरियाली हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ बंजर हो चुका है। इसके बाद वो रोबोट फिंच से उसके पोस्ट कार्ड्स के बारे में पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर फिंच बताता है कि लोग आपस में बातें करने के लिए पोस्ट कार्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे। जिस पर रोबोट फिर से एक सवाल करता है कि उसे ये पोस्ट कार्ड्स किसने भेजे, जिस पर फिंच जवाब देता है कि ये उसे उसके अंकल ने भेजा था। अब इससे हम यहाँ समझ पाते हैं कि 72% इन्फॉर्मेशन अपलोड होने की वजह से उसे काफी चीजें नहीं पता है। इसके बाद वो लोग एक थिएटर तक पहुँचते हैं जहाँ फिंच उस नए रोबोट से वहाँ से दरवाजा को हटाने को कहता है, जिसे वो बड़ी ही आसानी से उठाकर साइड में रख देता है। फिर वो दोनों उस थिएटर में जाकर कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने लगते हैं। और अब यहाँ पहली बार वो रोबोट खुद को आईने में देखता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं है। अब वहाँ उन्हें कुछ पॉपकॉर्न मिलते हैं, जिसको वो लोग एक लोहे के ढक्कन पर पॉप करते हैं, जो देखकर रोबोट काफी एक्साइटेड हो जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है। फिर तभी उन्हें वो तूफान दिखता है जो अब उनके पास पहुंचने ही वाला था, इसलिए वो लोग तुरंत उस जगह को छोड़कर वहां से निकलते हैं। पर फिंच को अपनी मशीन से पता चलता है कि तूफान जल्दी उन्हें घेर लेगा, इसलिए वो अपने रोबोट के साथ ट्रक से बाहर निकलता है और कुछ केबल्स की मदद से ट्रक को बांधता है और फिर ट्रक में बैठकर उस तूफान के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगता है। जिसके बाद वो तूफान उस जगह से होकर गुजरता है और उनके ट्रक को अपने चपेट में ले लेता है, लेकिन केबल्स बंधे होने के कारण वो लोग बच जाते हैं। फिर तूफान के गुजरने के बाद फिंच बाहर निकल के देखता है कि सिर्फ वही केबल बची है जिसे उसके नए रोबोट ने बांधा था। साथ ही साथ अब वो रोबोट उस ट्रक के टायर को बदलने में भी फिंच की मदद करता है, क्योंकि फिंच अपना जैक लाना भूल गया था। इस पर फिंच उस रोबोट को अपना नाम जैक रखने को कहता है, पर रोबोट को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फिर वो काफी देर सोचने के बाद अपना नाम जेफ रख लेता है। इस पर फिर फिंच जेफ से हाथ मिलाकर उसका इस दुनिया में स्वागत करता है। अब अगले सीन में हम जेफ को गुडियर से दोस्ती करने की कोशिश करता हुआ देखते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती नहीं हो पाती क्योंकि गुडियर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब ये देखकर फिंच जेफ को समझाता है कि उसे गुडियर का विश्वास जीतना होगा, तभी वो उससे दोस्ती कर पाएगा। आगे हम फिंच को ट्रक चलाता हुआ देखते हैं, जो जेफ से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। इसलिए वो ट्रक को एक कैफे के पास रोकता है और गुडियर को जेफ को पकड़कर खुद उस कैफे चला जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। और तभी उसे गुडियर की आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखता है कि जेफ गुडियर को बाहर की ओर खींच रहा है। इस पर फिर फिंच जेफ को ऐसा करने से रोकता है और खुद गुडियर को लेकर कैफे में आ जाता है, पर बाहर जेफ ट्रक चलाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसमें वो उसे क्रैश कर देता है। तब फिंच जेफ से कहता है कि वो उसका यूवी सूट ला कर दे क्योंकि उसकी ट्रक धूप में पहुंच गई है, लेकिन जेफ फिर से ट्रक को ड्राइव करके उसके पास लाता है, जिससे एक बार फिर से उस ट्रक को टक्कर लग जाती है। तब फिंच जेफ को समझाने के लिए कि ये रेडिएशन गुडियर और फिंच के लिए कितना खतरनाक है, वो अपना हाथ धूप में करता है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। इसके बाद फिंच उसे बताता है कि मैंने तुम्हें गुडियर का ख्याल रखने के लिए बनाया है, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम्हें ही गुडियर का ख्याल रखना होगा। अभी सब के बाद वो लोग फिर से अपने सफर पर निकलते हैं, जहाँ जेफ पीछे की सीट पर उदास होकर बैठा होता है और तब फिंच उसे खुश करने के लिए ड्राइविंग करना सिखाता है, जिसमें जेफ थोड़ी गलतियां करता है, लेकिन जल्दी वो ट्रक को अच्छे से चलाने लगता है।
फिर उस रात वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ जेफ पूछता है कि अगर धूप उनके लिए खतरनाक है तो वो लोग रात में सफर क्यों नहीं करते। इस पर फिंच जवाब देता है कि उसे बाकी बचे इंसानों से खतरा है क्योंकि वो लोग रात में बाहर निकल सकते हैं जो उनकी ट्रक छीनने की कोशिश करेंगे। वहीं अगली सुबह जेफ बाहर बैठा होता है और तभी उसे ट्रक से फिंच की खांसने की आवाज आती है और अंदर जाकर देखने पर वो पाता है कि फिंच को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो उसके सिर पर गीली पट्टी रखता है। अब यहाँ जेफ समझ जाता है कि अगर जल्दी फिंच को दवा नहीं दी गई तो उसकी हालत बदतर हो सकती है, इसलिए वो ट्रक ड्राइव करके एक हॉस्पिटल के पास जाता है और डच के साथ हॉस्पिटल में दवा ढूंढने लगता है। इधर ट्रक में फिंच को होश आने पर वो देखता है कि उनकी ट्रक एक हॉस्पिटल के पास खड़ी है जहाँ उसे कुछ गड़बड़ होने का शक होता है, इसलिए वो अपना यूवी सूट पहनकर हॉस्पिटल में जाता है। वहीं हॉस्पिटल में डच एक ट्रैप में फंसकर नष्ट हो जाता है जो देखकर फिंच बहुत दुखी होता है, इसलिए अब वो जेफ को तुरंत खोजने लगता है और उसके मिलने पर उसे फटकारता है कि उसकी लापरवाही की वजह से डच मारा गया। अब वो दोनों दवा लेकर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और फिंच ट्रक को चलाने लगता है जहां उसे आगे जाने पर एक कार की लाइट जलती हुई दिखाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने उन्हें देख लिया है। फिर थोड़ी दूर जाकर वो जेफ से ड्राइव करने को कहता है और खुद एक बंदूक लेकर बैठ जाता है और कुछ देर बाद जब शाम होती है तो वो देखता है कि सच में कोई उनका पीछा कर रहा है। तब फिंच को कुछ दूर पर एक अंडरपास दिखता है जिसकी तरफ वो गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ देता है, पर जेफ उसे ऐसा करने से मना करता है, पर फिंच उसकी एक नहीं मानता और आखिरकार उनकी ट्रक उस अंडरपास में फंस जाती है क्योंकि उस अंडरपास की ऊंचाई उनकी ट्रक की ऊंचाई से कम थी। यहाँ फिंच को अपनी गलती का एहसास होता है और तभी उसे फिर से वो कार दिखती है, इसलिए अब फिंच समझ जाता है कि वो लोग अब नहीं बचेंगे। पर तभी फिंच अपनी पूरी ताकत से उस ट्रक को अंडरपास में ढकेल देता है जिससे वो कार उन्हें नहीं देख पाती और वो आगे बढ़ जाती है। इसके बाद फिंच जेफ को बताता है कि काफी साल पहले जब वो खाने पीने का सामान कलेक्ट कर रहा था तब उसे एक महिला और उसकी बच्ची दिखी जिनके पास काफी सारा सामान था, पर कुछ ही देर बाद वहाँ एक आदमी आया जिसने सामान के लिए उन दोनों को गोली से उड़ा दिया। वो आगे बताता है कि उसकी लड़की के बैग में उसे गुडियर मिला जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला, जो सुनकर जेफ भी समझ जाता है कि आखिर क्यों गुडियर फिंच के लिए इतना मायने रखता है। फिर अगली सुबह वो लोग फिर से अपने सफर में निकल जाते हैं जहाँ जेफ देखता है कि वो पोस्ट कार्ड फिंच के अंकल ने नहीं बल्कि उसके पिता ने भेजा था। तभी जेफ की नजर एक तितली पर पड़ती है जो देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कोई रेडिएशन नहीं है और फिर वो इस बात को फिंच को बताता है। इस पर फिर फिंच अपना एक सफेद सूट पहनकर उस जगह पर पिकनिक मनाने लगता है क्योंकि उसने इतने दिनों बाद धूप को महसूस किया था। अब फिंच जेफ को गुडियर के साथ खेलना सिखाता है जिसके बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। इस पर फिर जेफ उसे ट्रक में ले जाने लगता है जहां जाते हुए फिंच जेफ से अलविदा कहता है और ट्रक में जाकर लेट जाता है जहां गुडियर भी उसके साथ होता है। फिर रात के समय जेफ जब बाहर बैठा होता है तो उसे गुडियर के रोने की आवाज आती है जिससे वो समझ जाता है कि फिंच अब नहीं रहा। फिर वो उसे कपड़े में लपेटकर उसका अंतिम संस्कार करता है जिसके बाद वो गुडियर के साथ सैन फ्रांसिस्को ब्रिज की तरफ बढ़ता है जहाँ रेडिएशन नहीं होता और फिर वो वहाँ पर फिंच के नाम का मेमोरियल बनाता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में जेफ और गुडियर को ब्रिज पर जेनिफर नाम की लड़की का संदेश मिलता है जो संदेश हाल ही में लिखा गया था और वो दोनों उस लड़की की खोज में निकल पड़ते हैं और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की तो ये काफी इमोशनल भरी है जिसमें ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसमें हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर काफी हद तक नष्ट हो चुकी है जिस कारण से धरती पर रेडिएशन और टेम्परेचर बढ़ गया है। ये मूवी दरअसल इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज की तरफ भी इशारा करती है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लिया तो दुनिया का क्या हाल हो सकता है। इसलिए हमें अपने लेवल पर भी नेचर की रेस्पेक्ट और करनी चाहिए। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।